सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीपाली बिस्ट और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, द कोल्ड वॉर एरा एंड द नाम के 1 मार्क्स क्वेश्चन या फिर एमसीक्यूज। जैसा कि हमें पता है कि जो सीबीएसई है तो उन्होंने बताया है कि हमारा जो फर्स्ट हाफ होने वाला है एग्जाम्स का वो एमसीक्यू बेस्ड ही आएगा। तो आपके 40 मार्क्स के एमसीक्यू होने वाले, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एमसीक्यू रिवाइज करने वाले हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज पहले तो क्या होता था, आप लोगों को सैम्पल थ्योरी लिखनी होती थी, ठीक है। तो उसमें क्या होता था, अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो अगर आपके गलत भी हो गया तो आपको 1.5 का ही तो मिल जाता था, हाफ का ही मिल जाता था आपको। अगर 2 मार्क्स का तो 1.5 मिल जाता था। बट अभी आपका एमसीक्यू है तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्यों अगर 1 मार्क्स गया तो पूरा ही मार्क्स चला जाएगा। इसीलिए आज हम इसको रिवाइज करने वाले हैं ताकि हमारी कोई भी गलती ना हो और हम एकदम बढ़िया सा पेपर दे सकें। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सारे ही नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो आज हम करने वाले हैं एमसीक्यू। तो अब हम जितने भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं ना, तो उन सबको आज हम एक बार डिटेल में देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और वो क्या क्या होते हैं। तो हमारा है चैप्टर नंबर फर्स्ट, द कोल्ड वॉर एरा एंड द नाम। ये हमारी फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर है। तो आज हम इसके 1 मार्क्स वाले सारे ही 1 वर्ड करने वाले हैं। तो फर्स्ट देखिए, विच वॉज द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द कोल्ड वॉर। जो हमारा कोल्ड वॉर हुआ था, आपको ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। तो कोल्ड वॉर जब हुआ था उसका हाइएस्ट पॉइंट कौन सा था, जब कोल्ड वॉर हॉट वॉर में कन्वर्ट होने वाला था। हाइएस्ट पॉइंट इन द सेंस कि कोल्ड वॉर हॉट वॉर में कन्वर्ट होने वाला था, तो वो कौन सा टाइम पीरियड था, उसको क्या कहते हैं। तो आंसर है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। तो जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था ना, कि क्यूबा में किन्होंने, यूएसएसआर के प्रेसिडेंट ने क्या किया था, मिसाइल्स को इंस्टॉल करवा दिया था, तो उसे कहते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। उसके रिप्लाई में जॉन एफ केनेडी ने भी क्या की थी, अपनी वॉरशिप्स भेज दी थी। तो वो था हमारा हाईएस्ट पॉइंट के, लग रहा था अब लड़ाई हो ही जाएगी, ठीक है। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। नेक्स्ट वन इज, व्हाट वाज द नेम ऑफ द लीडर्स ऑफ USSR एंड USA एट द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के टाइम पे जो हमारे USA के और USSR के जो लीडर्स थे या प्रेसिडेंट थे, उनके क्या क्या नेम्स थे, उस टाइम पे कौन कौन प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तो एक तो थे हमारे जॉन एफ केनेडी जो हमारे यूएस के थे, और दूसरा निकिता क्रुश्चेव, ये कहाँ के थे, हमारे USSR के थे, ठीक है। तो जॉन एफ केनेडी, कोई इसे कैनेडी भी बोलते हैं, बट जो वैसे इसका वो है प्रोनाउंसिएशन वो होता है नीडी, के साइलेंट नीडी, ठीक है। तो वो यूएस के थे। और नेक्स्ट वन इज हमारे निकिता क्रुश्चेव, वो कौन थे, हमारे यूएसएसआर के थे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, इंडिया साइंड अ ट्रीटी फ्रेंडशिप विद यूएसएसआर इन अगस्त 1971 फॉर हाउ मेनी ईयर्स। इंडिया ने एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी, एक समझौता या संधि साइन की थी, किसके साथ, यूएसएसआर के साथ, सोवियत संघ के साथ, ठीक है। और उन्होंने कब की थी ये, जब हमारा बांग्लादेश वाला वो चल रहा था, मैटर चल रहा था, जब हमारा इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, बांग्लादेश बना था 1971। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, इंडिया ने यूएसएसआर के साथ एक ट्रीटी साइन की थी अगस्त 1971 में। वो कितने साल की थी ट्रीटी, मतलब कितने सालों के लिए उन्होंने जो संधि थी वो साइन की थी, वो था हमारा 20 ईयर्स, पूरे 20 साल के लिए ट्रीटी साइन की गई थी। नेक्स्ट वन इज, न्यूट्रलिटी रियली मीन्स। न्यूट्रलिटी का रियल मीनिंग क्या होता है। एक क्वेश्चन देखा होगा आपने या फिर चैप्टर के टाइम आपने देखा होगा, एक टॉपिक था कि न्यूट्रलिटी, जो हमारा नाम है वो न्यूट्रलिटी से कैसे अलग है और आइसोलेशन से कैसे अलग है। उस टाइम पे न्यूट्रलिटी का आपको मतलब बताया गया था। तो न्यूट्रलिटी मतलब होता क्या है, स्टेइंग आउट ऑफ वॉर, कि किसी भी युद्ध से या किसी भी लड़ाई से बाहर रहना या फिर उससे अलग रहना, उसको कहते हैं न्यूट्रलिटी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, आइसोलेशन मीन्स। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, तो आइसोलेशन का हमारा मतलब होता है रिमेनिंग अलो फ्रॉम द वर्ल्ड अफेयर्स। ये रिमेनिंग की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, रिमेनिंग अलो फ्रॉम द वर्ल्ड अफेयर्स। तो हमारा आइसोलेशन का क्या असली मीनिंग क्या होता है, कि अगर कोई भी वर्ल्ड के अफेयर्स हैं, वर्ल्ड में कोई भी चीज़ चल रही है, कोई भी बात चल रही है, कोई इशू चल रहा है, कोई टॉपिक चल रहा है,
उससे आप बिल्कुल कटअप हो जाओ, मतलब वर्ल्ड के साथ आपका कोई रिलेशन नहीं रहेगा, कोई नाता नहीं रहेगा, वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आपको उससे कोई मतलब नहीं होगा, तो उसे कहते हैं हम आइसोलेशन होना, आइसोलेटेड हो जाना। ठीक है, जैसे कि अभी कोरोना चला था उस टाइम पे कह रहे थे ना होम आइसोलेशन कर लो, आइसोलेशन में चले जाओ आप लोग, क्यों कि आप बाहर की दुनिया के कांटेक्ट में ना आओ, तो उसी को हम कहते हैं आइसोलेशन। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट वन। व्हेन वाज नैम फाउंडेड? नैम कब फाउंड किया गया था, नैम को कब बनाया गया था? अब जो इसका आंसर है वो है 1961। ठीक है, बट जो नैम हमें पता है कि नैम 5 कंट्रीज ने स्टार्टिंग से मिलकर बनाया था, 5 कंट्रीज ने, मतलब उनके जो लीडर्स थे वो एक साथ आए थे, उसके बाद बना था। बट जो इसकी नींव थी या फिर जो इसका डिस्कशन था वो कब शुरू हो गया था? 1955 में। ये बना तो 1961 में था, बट इसकी जो डिस्कशन थे, डिबेट वगैरह जो थी कि बनाना है, किस तरह से बनाना है, क्या क्या होगा, कौन सी कंट्रीज आएंगी, कौन सी नहीं, ये सब क्या था 1955 में ही स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट वन इज व्हेन एंड वेयर वाज नैम फर्स्ट समिट हेल्ड? नैम का सबसे पहला समिट कब हुआ था? नैम का सबसे पहला समिट, अब कुछ लोग समिट में कंफ्यूज होते हैं, अगर समिट मतलब नहीं पता तो बता दो, समिट मतलब होता है मीटिंग। ठीक है, तो नैम की फर्स्ट मीटिंग कब और कहाँ हुई थी? तो नैम की फर्स्ट मीटिंग हुई थी हमारी 1961 में ही हुई थी। कहाँ हुई थी? बेलग्रेड। बेलग्रेड कहाँ है हमारा? यूगोस्लाविया में। ठीक है, यूगोस्लाविया में है ये हमारा, जो ये कंट्री हमारी जो फाउंडिंग 5 कंट्रीज थे, फाउंडर कंट्रीज, उनमें से एक थी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज UNCTAD brought out a report for a reform in the global trading system in which year and what was its title? UNCTAD जो यूएन का हमारा एक पार्ट है, जो बॉडी है, UNCTAD जो ट्रेड उस पर ट्रेड एंड डेवलपमेंट पे जो काम करती है, उन्होंने क्या कहा था? ब्रॉट आउट अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट लेके आई थी, वो कब, वो पूछा गया कि कब लेके आई थी। फॉर रिफॉर्म, ये जो रिपोर्ट आई थी वो किस बारे में थी, किस चीज़ के लिए थी? ये थी हमारे ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम को बेटर बनाने में, उसमें रिफॉर्म्स लाने में, बदलाव लाने में, चेंजेस लाने में। ठीक है, तो ये कौन से साल में आई थी रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट का टाइटल क्या था? ये रिपोर्ट का टाइटल था फर्स्ट ऑफ ऑल टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर द डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के लिए एक न्यू ट्रेड पॉलिसी की ओर बढ़ते हुए। ठीक है, और ये कौन से सन में आई थी? 1972 में आई थी। तो ये थे हमारे कुछ वन वर्ड क्वेश्चंस जो हमारे चैप्टर 1 के थे। अब हम आगे देखते हैं जो हमारे बाकी वन वर्ड क्वेश्चन बच गए। सो आगे हम अपने देखते हैं MCQ। नेक्स्ट वन इज नैम फर्स्ट समिट वॉज अटेंडेड बाय हाउ मैनी मेंबर स्टेट? जो हमारा नैम बनाया गया था उसका जो फर्स्ट समिट था, उसकी फर्स्ट मीटिंग थी, उसको कितने मेंबर स्टेट्स ने, मतलब उसकी कितनी मेंबर कंट्रीज ने अटेंड किया था? ठीक है, तो कितने ने किया था? 25 मेंबर स्टेट्स ने किया था। नेक्स्ट वन इज नैम लेटेस्ट मीटिंग हेल्ड वेयर एंड व्हेन? 7th समिट, जो नैम की लेटेस्ट मीटिंग है, लास्ट मीटिंग जो हुई है वो कब हुई है? ठीक है, और कहाँ हुई है? और उसकी जो लास्ट मीटिंग थी वो कौन सा समिट था इसका? 17th, मतलब कि जो नैम की मीटिंग है वो 17th टाइम हो रही थी इस बार। ठीक है, तो कब और कहाँ हुई थी? वो हुई थी वेनेजुएला में। कहाँ पे? वेनेजुएला में हुई थी। कब हुई थी? 2016 में हुई थी। ठीक है, लेटेस्ट और लास्ट समिट। ठीक है, नेक्स्ट वन इज व्हेन डिड अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस टुक प्लेस? अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की जो लड़ाई थी, जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, ये कब हुआ था? 1787 में हुआ था। ठीक है, वैसे हमारे इसका चैप्टर से इतना रिलेशन नहीं आता, बट एक जगह पे रिलेशन आता है जहाँ आइसोलेशन की बात होती है ना, वहाँ पे हमारे इसका रिलेशन आता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो ये इसमें मेंशन किया है। नेक्स्ट वन इज नेम द 3 इंपॉर्टेंट ट्रीटीज विद इन अ treaties signed within a decade between two superpowers US and USSR in 1960s। जब 1960s की 1960 की जब शुरुआत हुई थी तो उस टाइम पे यूएस और यूएसएसआर जो हमारी 2 सुपर पावर्स थी, उन्होंने कौन कौन सी ट्रीटीज साइन की थी? उस टाइम पे उन्होंने कौन कौन सी ट्रीटीज साइन की थी? ठीक है, 10 सालों के अंदर, विद इन अ डिकेड, 10 सालों के अंदर। ठीक है, तो 3 ट्रीटी साइन हुई थी। फर्स्ट इज LTBT, जिसका फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म जरूर याद करनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। ठीक है, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी इज अवर LTBT। नेक्स्ट वन इज NPT। NPT की फुल फॉर्म क्या है? न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, तो ये थी हमारी। नेक्स्ट वन इज एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। तो 3 ट्रीटी थी, LTBT,
एनपीटी और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन लीडर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मीडिएटिंग बिटवीन द टू कोरियाज। ये आपको आंसर के अंदर भी मिलेगा, बट अभी आपका एमसीक्यू है तो हम एमसीक्यू में भी से एक बार देख लेते हैं। तो ऐसे कौन से इंडियन लीडर थे जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था? किस चीज़ में किया था इंपॉर्टेंट रोल प्ले? जो हमारे टू कोरियाज है ना आज के, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, तो उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, इंटेंस माहौल बन चुका था। तो उस कॉन्फ्लिक्ट को कम करने में, उन दोनों के बीच में सलाह मशवरा करवा के बातचीत करवाने में, भाईचारा पैदा करने में या फिर लड़ाई को कम करने में किसने रोल प्ले किया था सबसे बड़ा? हमारे यहाँ के लीडर, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। नेक्स्ट वन इज इन कॉन्गो क्राइसिस हु प्लेड क्रूशियल रोल इन मीडिएशन। अब जब कॉन्गो क्राइसिस हुआ था, कॉन्गो में जो कन्फ्लिक्ट्स हुए थे, उस टाइम पे किसने मीडिएशन का काम किया था? एक तरीके से कन्फ्लिक्ट को कम करने का, उसको रोकने का काम किया था। तो वो थे हमारे यूएन सेक्रेटरी जनरल। ठीक है, यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल थे उस टाइम के, उन्होंने इस काम को किया था। नेक्स्ट वन इज नेम द 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स ड्रॉप्ड इन जापान। जापान में जो 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए गए थे उनके नाम क्या थे? हमें पता है कि न्यूक्लियर अटैक हुआ था जापान में, यूएसए ने किया था, और उस न्यूक्लियर अटैक के होते ही हमारा कोल्ड वॉर भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया था, उसकी एंडिंग शुरू हो गई। ठीक है, तो जब ये हमारा कोल्ड वॉर नहीं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारा ख़त्म हो गया था। ठीक है, तो ये जो जापान में हमारे 2 बॉम्ब्स गिरे थे न्यूक्लियर बॉम्ब, उनके क्या क्या नाम थे, जो उनके कोड नेम्स थे वो क्या थे? तो जो हमारा हिरोशिमा में गिरा था उसका नाम क्या था? लिटिल बॉय, उसका कोड नेम दिया गया था। एंड जो नागासाकी में गिरा था उसका क्या कोड नेम दिया गया था? फैट मैन। तो लिटिल बॉय और फैट मैन। नेक्स्ट इज आर व्हेन डिड यूएस ड्रॉप्ड न्यूक्लियर बॉम्ब्स इन जापान। यूएस ने कब गिराए थे न्यूक्लियर बॉम्ब्स जापान में? तो यूएस ने 1945 में गिराया था, ईयर था हमारा 1945। अब आपके बुक में जो दी है इन्फॉर्मेशन वो बस इतनी ही है, 1945। ठीक है, बट एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं क्योंकि हम पॉलिटिकल साइंस के बच्चे हैं, हम ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हैं, तो हमें इतना पता होना चाहिए। ठीक है, तो हिरोशिमा में जो गिरा था वो कब गिरा था? 6 अगस्त को गिरा था। ठीक है, हिरोशिमा में कब था? 6 अगस्त 1945। एंड नेक्स्ट वन इज आर नागासाकी। नागासाकी में कब ड्रॉप किया था उन्होंने? 9 अगस्त 1945। तो दोनों जगहों पे अलग अलग दिन ड्रॉप किए गए थे न्यूक्लियर बॉम्ब। फर्स्ट इज आर हिरोशिमा ऑन 6 अगस्त 1945 एंड नेक्स्ट इज आवर नागासाकी 9 अगस्त 1945। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले वन वर्ड की तरफ। सो हमारे नेक्स्ट वन वर्ड में क्या है देखते हैं। वेस्टर्न अलायंस वॉज हेडेड बाय। जो हमारी वेस्टर्न अलायंस थी उसका लीडर कौन था, उसे लीड कौन कर रहा था, उसे हेड कौन कर रहा था? तो उसको जो हेड करने वाले थे वो थी हमारी कंट्री यूएसए। ठीक है, वन ऑफ आवर सुपर पावर्स दैट इज यूएसए। तो यूएसए किसे हेड करी थी? वेस्टर्न अलायंस, क्योंकि वो वेस्ट की तरफ आती है। नेक्स्ट वन इज ईस्टर्न अलायंस वॉज हेडेड बाय। अब जो ईस्टर्न अलायंस है उसे कौन हेड कर रहा था, उसका लीडर कौन था? तो उसके लीडर थे हमारे यूएसएसआर, और दैट वी कॉल्ड इज द सोवियत यूनियन, जिसे हम सोवियत यूनियन भी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की ड्यूरेशन क्या थी, मतलब कि कब से कब तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था, कितने टाइम पीरियड से कितने टाइम पीरियड तक? तो वो था हमारा 1914 से 1918 तक। 1914 में शुरू हुआ था, 1918 में खत्म हो गया था। नेक्स्ट, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसकी ड्यूरेशन कब से कब तक की थी? वो थी हमारी 1939 से 1945 तक। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो दोनों ही वर्ल्ड वॉर हुए थे वो हमारे इंडिया से आज़ाद होने के पहले हुए थे। ठीक है, और ख़त्म भी पहले ही हो गए थे। नाटो वॉज अर्लियर एन एसोसिएशन ऑफ हाउ मेनी स्टेट्स। जब नाटो बना था तो उस टाइम पे कितने मेंबर स्टेट्स थे नाटो के पास जो उसके एज अ मेंबर थे उस टाइम पे? ठीक है, तो वो थे हमारे 12 स्टेट्स। तो 12 ऐसे देश थे जो नाटो के बनने के टाइम उसके मेंबर्स थे। नेक्स्ट वन इज व्हाट वर द टू फोल्ड रिस्पॉन्स ऑफ इंडिया एज द मेंबर ऑफ नैम। अब नैम का मेंबर होने के नाते 5 मेंबर्स थे स्टार्टिंग में, तो नैम का फाउंडर मेंबर होने के नाते इंडिया का किस तरीके का रिस्पॉन्स था बाकी कंट्रीज को लेके, उस टाइम की पूरी सिचुएशन को, सिनेरियो को लेके? ठीक है, तो पहला उसका रिस्पॉन्स था टेकिंग पर्टिकुलर केयर इन स्टेइंग आउट ऑफ द वॉर। तो पहला रिस्पॉन्स इंडिया ये कर रहा था कि पहली बात वो ये कह रहा था कि हमें वॉर से अलग रहना है। ठीक है, मतलब टेकिंग पर्टिकुलर केयर
कि हम वॉर के अंदर इंडल्ज ना हो या फिर उसमें इन्वॉल्व ना हो, ना ही हम ईस्ट का पार्ट बने ना ही हम वेस्टर्न लाइंस का पार्ट बने। हम क्या रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे और इंडिपेंडेंटली अपनी सारी जो हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ हैं या फिर जितने भी हमारे कंट्री को रन करने का एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसी के हाथ में नहीं देंगे, किसी भी सुपर पावर की कठपुतली नहीं बनेंगे, हम ओनली इंडिपेंडेंटली अपना सब कुछ रन करेंगे। नेक्स्ट वन इज इट रेज वॉइस अगेंस्ट न्यूली डिकोलोनाइज्ड नेशंस बिकमिंग द पार्ट ऑफ द टू अलायंस। उसने ये भी कहा, इंडिया ने ये भी कहा था उस टाइम पे कि अगर कोई भी न्यूली डिकोलोनाइज कंट्री, मतलब कि जिसको अभी अभी आज़ादी मिली है, जो पहले किसी कंट्री की गुलाम थी, ठीक है, जो ब्रिटिश की गुलाम थी पहले और अभी वो इंडिपेंडेंट हुई है, तो वो जो कंट्रीज़ हैं जो इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है इस टाइम पे, वो किसी का भी पार्ट ना बने, ना ही ईस्टर्न लाइंस का ना वेस्टर्न लाइंस का। क्यों? क्योंकि देखो वो इकोनॉमिकली वीक है, सोशली वीक है, पूरी तरीके से वो हर तरीके से वीक है। तो अगर वो उनका पार्ट बनती तो क्या होगा, वो उनके अंडर आ जाएगी और वो उनके अंडर आ गई तो बाद तक उनके रिसोर्सेज क्या होंगे, एक्सप्लॉइट होते जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो फिर से क्या हो जाएंगी, गुलाम बन जाएंगी, उनके अंडर आ जाएंगी। तो इसलिए इंडिया आवाज़ उठा रहा था कि कोई भी न्यूली डिकोलोनाइज कंट्री क्या करे, जो अभी अभी आज़ाद हुई है वो किसी भी अलायंस का हिस्सा ना बने और अकेले रहे और नैम का हिस्सा बन जाए, जो कि एक बिल्कुल कह सकते हैं हम इस वॉर में इंडल्ज नहीं था, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लास्ट वन इज व्हाट वाज द लॉजिक ऑफ डिटरेंस। लॉजिक ऑफ डिटरेंस क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। क्या होती है देखो, when both the sides have capacity to retaliate against and cause so much destruction that neither can afford to start the war। अब क्या होता है, जैसे आपके सामने कोई हट्टा कट्टा व्यक्ति है, मतलब आपके ही बराबर का है, कि अगर आप 2 मारोगे तो 3 तो बदले में वो भी आपको मार देगा, तो आप क्या करोगे, उससे पंगा लोगे कभी जाके कि हाँ भाई आजा लड़ ले? नहीं, आप नहीं लड़ोगे। क्यों? आपको पता है कि अगर आप मारोगे तो बदले में आपको भी खाने पड़ेंगे, ठीक है ना। बट अगर आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे थोड़ा कमज़ोर टाइप्स है, फिजिकली वीक है, आपको नहीं मार सकता, तो क्या करोगे, आप उससे पंगे लेगो, छेड़ाखानी करोगे, हाँ भाई हट यहाँ से, ये कर वो कर, जो आप करवाना चाहो वो करोगे। ठीक है, तो ये होता है लॉजिक ऑफ डिटरेंस। जब आपके सामने वाला इतना पावरफुल है कि वो क्या कर सकता है, आपको रिटेलिएट कर सकता है, अपना बदला ले सकता है, आपको रोक सकता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, दोनों को पता है कि क्या होगा अगर हम मारेंगे, इसको पता है, ए को पता है कि अगर वो मारेगा तो बी भी मारेगा, तो दोनों को बराबर का नुकसान होगा। तो कोई भी इतना नहीं सोचता कि हम नुकसान सहन करें, नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता जब कोई भी, तो दोनों ही क्या करते हैं, पीछे हट जाते हैं और समझौता करने पे रेडी हो जाते हैं। चाहे वो दोस्त ना बने, बट वो क्या होता है, दुश्मनी भी फेस टू फेस नहीं लेते हैं। तो इसी को कहते हैं हम लॉजिक ऑफ डिटरेंस, कि क्या होता है, दोनों ही रिटेलिएट कर सकते हैं, अपना बदला ले सकते हैं, या फिर अगर वो दोनों ही लड़ेंगे तो इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा आगे जाके कि कोई भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा उस डिस्ट्रक्शन को, तो उस टाइम पे क्या होता है, कोई भी वॉर स्टार्ट नहीं करता। इसी को कहते हैं लॉजिक ऑफ डिटरेंस। तो लास्ट टॉपिक है हमारा फाउंडिंग ईयर एंड द नेम फाउंडर। जो नाम के फाउंडर थे वो कौन कौन थे और कौन सी जो कंट्रीज़ थी हमारी 5 फाउंडर कंट्रीज़, उनके कौन कौन से लीडर्स थे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज फाउंडिंग ईयर कौन कौन सा था हमारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस का। फर्स्ट इज आर NATO नाटो। ठीक है, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म थी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कब बना था ये? अप्रैल 1949 में बना था। ठीक है, नाटो कब बना था? अप्रैल 1949 में। और ये किसकी अलायंस थी? US की, मतलब कि कौन सी अलायंस थी? वेस्टर्न अलायंस थी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज आर सेंटो। सेंटो की क्या थी? CEN है ना, तो CEN किसके लिए स्टैंड कर रहा है? सेंट्रल के लिए, और T ट्रीटी के लिए, और O ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये कब बनी थी हमारी? 1955 में बनी थी। ये भी किसकी अलायंस थी, किसका पार्ट था ये? US का था, इसलिए ये एक वेस्टर्न अलायंस थी। नेक्स्ट वन इज आर सिएटो। सिएटो कब बनी थी? ये बनी थी हमारी 1954 में बनी थी। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या थी? साउथ ईस्ट एशियन, S से साउथ, E से ईस्ट, A से एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये भी हमारी US की अलायंस थी, तो ये एक वेस्टर्न अलायंस थी। नेक्स्ट वन इज आवर NAM, नॉन अलाइंड मूवमेंट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी हम कर चुके हैं, 1961 में ये फाउंड किया गया था। लास्ट इज आर वॉर्सो पैक्ट। वॉर्सो पैक्ट जो हमारी थी वो किसकी अलायंस थी? USSR की।
तो इसका मतलब सोवियत यूनियन की, तो इसका मतलब ये हमारी कौन सी थी, ये थी हमारी ईस्टर्न अलायंस, और ये कब बनी थी, 1955। ठीक है, अगला देख लेते हैं हमारे नाम के फाउंडर कौन कौन थे। फाउंडर कंट्रीज 5 थी इसकी, इंडिया, इंडोनेशिया, तो पहले आई वाली याद कर लेते हैं, इंडिया, इंडोनेशिया, उसके बाद घाना, इजिप्ट, और लास्ट वन इज आवर यूगोस्लाविया। तो इंडिया, इंडोनेशिया, घाना, इजिप्ट, और लास्ट इज आवर यूगोस्लाविया। तो इंडिया के कौन थे, पता ही है सबको, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। नेक्स्ट वन इज इंडोनेशिया के कौन थे, सुकर्नो। इजिप्ट के कौन थे हमारे लीडर, गामेल अब्देल नासिर। नेक्स्ट वन इज घाना के कौन थे, वामे एनक्रुमा, ये के से स्टार्ट है, के इज साइलेंट, वामे एनक्रुमा। ठीक है, और लास्ट इज आर यूगोस्लाविया के कौन थे, जोसेफ ब्रोज टिटो, जोसेफ ब्रोज टिटो। हाँ पता है कि जो इनके नेम्स है वो थोड़े अटपटे टाइप है, बट कोई ऑप्शन नहीं है, याद करने पड़ेंगे, तो इन्हें एकदम रट लीजिए कि इनके नाम क्या क्या थे, ये याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी के साथ हमारे इस चैप्टर के MCQ या 1 वर्ड कह लें हम, वो सभी कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको समझ में आई होंगी। अगर किसी को कोई भी डाउट हो या फिर कोई और 1 वर्ड किसी को पता हो, उसका आंसर ना मिल रहा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर अभी आपको अगर इस पर क्लियर नहीं दिखता है बोर्ड पे, तो इसकी मैं एक पिक लेके बोर्ड की अपने इंस्टाग्राम के चैनल वीटुगेदर26 पे डाल दूंगी, तो आप पोस्ट कर दूंगी, तो आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टे ट्यून टू द चैनल। गुड बाय।